हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेटा स्काईलन। इस वाली वीडियो में आज हम पढ़ेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मर्स। एंड ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एनएलपी के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक मीनिंग एक्सप्लेन कर देता हूँ ट्रांसफॉर्मर का क्या मतलब होता है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक नोट्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, और मैंने सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ इंट्रोडक्शन टू ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने क्या लिखा है बेसिकली, अ ट्रांसफॉर्मर आर अ टाइप ऑफ मॉडल आर्किटेक्चर। तो ट्रांसफॉर्मर क्या है बेसिकली, ये टाइप होता है मॉडल आर्किटेक्चर, राइट। यूज प्राइमरली इन एनएलपी, इसको हम यूज करते हैं एनएलपी के अंदर। ठीक है, इसको हम कहाँ यूज करते हैं, एनएलपी के अंदर यूज करते हैं। बेसिकली जो ट्रांसफॉर्मर है ना, ये बेसिकली एक मॉडल आर्किटेक्चर होता है, यानी कि कोई भी एक मॉडल होगा ना, ये बेसिकली उसका आर्किटेक्चर के बारे में बताते हैं। एंड इसको यूज करते हैं एनएलपी के अंदर। एंड बट हैव आल्सो फाउंड सम इन अदर एप्लीकेशन सच एज कंप्यूटर विजन, तो कंप्यूटर विजन में भी इसको काफी ज्यादा यूज किया जाता है। तो कहने का मतलब यही है कि जो ट्रांसफॉर्मर होता है ये एक मॉडल आर्किटेक्चर है। ठीक है, अब इसके बारे में कैसे पता चला, तो बेसिकली इसके बारे में ना एक रिसर्च पेपर है, अटेंशन ऑल यू नीड, राइट। तो वहां पे हमें ट्रांसफॉर्मर के बारे में पता लगा, जिसको वाशवनी करके एक बंदा है 2017 में, इसने इसको रिसर्च पेपर को लिखा था। बेसिक नॉट इसने, और भी सारे बंदे थे, ठीक है, उन सब ने मैं आपको वो रिसर्च पेपर भी दिखाऊंगा। वहां से हमें ट्रांसफॉर्मर के बारे में पता लगा, क्योंकि जो ट्रांसफॉर्मर है वो बेस है आपका जनरेटिव एआई का। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ पे पूरा जो मेन इंपॉर्टेंट है ट्रांसफॉर्मर का मतलब ही यही है कि एक मॉडल आर्किटेक्चर है। ठीक है, so they were introduced in the paper, that is attention is all you sorry attention is all you need। ठीक है, जो कि 2017 में इस बंदे ने इसको रिसर्च पेपर को लिखा था। since have since become the backbone of many states of the art models such as GPT, BERT and T5। तो मैंने वही बोला था ना कि जो आपका हमारा ट्रांसफॉर्मर है ये इसको बैकबोन है। ठीक है, अब जो बर्ट है ये भी एक ट्रांसफॉर्मर है, जीपीटी। ठीक है, जीपीटी जैसे आपने सुना होगा चैट जीपीटी, राइट, जो कि एक ओपन एआई में है। तो चैट जीपीटी एक एप्लीकेशन है, वहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं बेसिकली जीपीटी। ठीक है, T5 होता है। क्लियर। तो मैंने स्टार्टिंग की ये जो बताया आपको, बेसिक मैंने आपको मीनिंग क्लियर किया कि लाइक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर, जिसका सिंपल सा मीनिंग है ये मॉडल आर्किटेक्चर होता है। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बता रहा था कि ये रिसर्च पेपर में जो ये है हमारा रिसर्च पेपर, अटेंशन इज ऑल यू नीड, इसके बारे में बताता हूँ। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने आपको बेसिकली एक लिंक दिया है रिसर्च पेपर का, तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। ठीक है, और देखते हैं रिसर्च लिंक के बारे में। तो आप इसको देखोगे तो यहाँ पे मैंने ऐड किया हुआ है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये वो रिसर्च पेपर है जिसमें आशीष वाशवनी करके बंदा, यहाँ पे इन सब बंदों ने लिखा है। ठीक है, जहाँ पे कुछ कॉलेज के प्रोफेसर भी हैं आई थिंक, और ये सब आधे से ज्यादा गूगल में भी काम करते हैं। क्लियर। तो उन्होंने इस रिसर्च पेपर ट्रांसफॉर्मर के बारे में रिसर्च करी, और उसको इस रिसर्च पेपर में लिखा। तो इस रिसर्च पेपर को भी रीड कर सकते हो आप। ठीक है, और जो मैंने एक चीज यहाँ पे लिखी है ना, रेफरेंस लिंक, तो मेरा तो यही सजेशन होगा, रेफरेंस लिंक से एक बार देखना। ठीक है, तो बट उसके लिए मैं आपको सबसे पहले ना हाई लेवल का एक्सप्लेन करूंगा, लाइक व्हाट इज अ ट्रांसफॉर्मर, इसका आर्किटेक्चर क्या है। ठीक है, क्या क्या इसमें की कंपोनेंट्स हैं वो इसमें आपको बता देता हूँ। और जो मैं आपको बता रहा था कि इसका रेफरेंस लिंक, जो कि एक ये वो रेफरेंस लिंक है, और इसको लिखा किसने है, इसको पब्लिश किया है JLMR। तो इस इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर के बारे में। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये जो टॉपिक है थोड़ा सा ये थ्योरी वाइज टॉपिक है। ठीक है, क्योंकि इसमें मेन जो हम इसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे वो हम जब हम यूज करेंगे जीपीटी मॉडल्स, लाइक जब हम जनरेटिव एआई के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे तो हम एज सच मॉडल यूज करेंगे, बट हमें ट्रांसफॉर्मर के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अब तक जो हमने पढ़ा ना एनएलपी के अंदर, आरएनएन के अंदर, तो ये समझ सकते हो ये उसका एडवांस वर्जन है ट्रांसफॉर्मर। क्लियर। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, पहले मैं आपको ना मीनिंग एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या होता है। तो सबसे पहले आप देखो, अगर मैं बात करूँ की कंपोनेंट्स एंड कंसेप्ट में, तो सबसे पहले इसके अंदर आता है अटेंशन मैकेनिज्म। ठीक है, अब इसका क्या मतलब होता है, पहले मैं आपको ना टॉपिक वाइज एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आपको मैं वो जो मैंने रेफरेंस लिंक दिया ना, फिर मैं आपको वहां पे लेके चलता हूँ।
सो सबसे पहले हमारे पास आता है अटेंशन मैकेनिज्म। सो अटेंशन मैकेनिज्म का क्या मतलब होता है? द अटेंशन मैकेनिज्म अलाउ द मॉडल टू फोकस ऑन डिफरेंट पार्ट ऑफ द इनपुट सीक्वेंस व्हेन प्रोड्यूसिंग ईच पार्ट ऑफ द आउटपुट सीक्वेंस। तो ये कह रहे हैं कि अटेंशन मैकेनिज्म के अंदर जो मॉडल बेसिकली क्या फोकस करता है, बेसिकली वो फोकस करता है जो भी हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इनपुट सीक्वेंस होते हैं, राइट? क्योंकि आपको याद होगा अपने एनएलपी के अंदर, अपने आरएनए के अंदर ये देखा था कि आरएनए के अंदर में मेन क्या होता था, वो सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स होते थे। और वो सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स कैसे हो सकते हैं? जो भी हमारे पास एक सेंटेंस है, राइट, उसके सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स होंगे, यानी कि उसको हम क्या करते थे, बेसिकली उसमें वर्ड इंबेडिंग करते थे। वर्ड इंबेडिंग का क्या मीनिंग होता था? जहाँ पे हम वो अपने सेंटेंस जो भी वर्ड्स होते हैं उसको वेक्टर में कन्वर्ट कर लेते थे, राइट? क्लियर? इस तरफ से हम इनपुट सीक्वेंस बनाते थे। सो राइट, तो यहाँ पे अटेंशन मैकेनिज्म वही बता रहे हैं। सो व्हेन प्रोड्यूसिंग ईच पार्ट ऑफ द आउटपुट सीक्वेंस, जहाँ पे आपको आउटपुट भी मिल जाती है, एक एज अ सीक्वेंस मिलती है, ठीक है? अब ये इनपुट क्या किस लेयर के अंदर होती है, आउटपुट किस लेयर के अंदर होती है, वो भी हम देखेंगे, बट आपको अटेंशन मैकेनिज्म का मतलब समझ आ गया। सो इट हेल्प कैप्चर डिपेंडेंसीज बिटवीन वर्ड्स रिगार्डलेस ऑफ देयर डिस्टेंस इन देयर सीक्वेंस। तो बेसिकली क्या कैप्चर करता है? जो भी डिपेंडेंसीज होती है वर्ड्स के बारे में, ठीक है, उनके बारे में बताता है। क्लियर? ये था अटेंशन मैकेनिज्म का मतलब। अब इसके अंदर दो चीजें होती है, एक होता है सेल्फ अटेंशन, एक होता है स्केल डॉट प्रोडक्ट अटेंशन। तो बेसिकली जो फर्स्ट लेयर होती है ना हमारी ट्रांसफॉर्मर में, आर्किटेक्चर में, वो पहली होती है अटेंशन लेयर, ठीक है? और उसी के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास आती है सेल्फ अटेंशन, ठीक है? अब सेल्फ अटेंशन का क्या मीनिंग होता है? ठीक है, सेल्फ अटेंशन, तो इसके बारे में आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, सेल्फ अटेंशन बेसिकली क्या करती है? ये कैलकुलेट करता है इंपॉर्टेंस ऑफ ईच वर्ड इन अ सीक्वेंस, यानी कि जो जो भी हमारे पास सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स होते हैं ना, उनकी इंपॉर्टेंस को ये कैलकुलेट करती है रिलेटिव टू अदर वर्ड इन अ सेम सीक्वेंस। क्लियर? तो देखो, मैंने यहाँ पे जो नोट्स लिखे हैं ना, इतने इजी वे में लिखे हैं कि आपको रीड करते हुए बहुत इजी वे में समझ आ जाएगा। बिकॉज ये जो टॉपिक है ये थोड़ा सा थ्योरी वाइज टॉपिक है, और इसको, ठीक है, आपको रीड करके ही समझ आएगा कि इसके अंदर क्या हो रहा है, ठीक है? क्योंकि मेन प्रैक्टिकल में तो हम ऐसा जिसकी लाइब्रेरी यूज कर लेंगे, राइट, जीपीटी की, ओपन एआई वाली, ठीक है? तो बट इसके बारे में आपको थ्योरी वाइज पता होना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं काफी। सो मैं आपको बताया था, जैसे फर्स्ट लेयर जो हमारे पास है वो अटेंशन। अटेंशन मैकेनिज्म मैंने आपको बताया, उसके अंदर दो चीजें हैं, सेल्फ अटेंशन और है होता है हमारे पास स्केल डॉट प्रोडक्ट अटेंशन। तो सेल्फ अटेंशन में बेसिकली हम करके आ रहे हैं, हम कैलकुलेट करते हैं जो भी हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ हर एक वर्ड की, मतलब बेसिकली जो भी हमारे पास सीक्वेंस ऑफ वर्ड है, राइट, हम उसकी इंपॉर्टेंस को हम कैलकुलेट करते हैं रिलेटिव टू अदर वर्ड्स इन द सेम सीक्वेंस। क्लियर? अब स्केल डॉट प्रोडक्ट अटेंशन क्या होता है? यहाँ पे बेसिकली ये हमारा कोर मैकेनिज्म है, अटेंशन मैकेनिज्म, ठीक है? ये बेसिकली हमारा कोर कंसेप्ट हो गया अटेंशन मैकेनिज्म के अंदर। सो इसके अंदर बेसिकली हमारे पास तीन मैट्रिसेस होती है, ठीक है? एक होती है क्वेरी, एक होती है की, एक होती है वैल्यू। यानी कि क्वेरी को क्यू से डिनोट किया है, की को के से डिनोट किया, और वैल्यू को बी से डिनोट किया। तो यहाँ पे बेसिकली हम करते हैं क्या? आप देखो, स्केल डॉट प्रोडक्ट, यानी कि हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे, ठीक है? यहाँ पे हम देख रहे हो डॉट प्रोडक्ट कर दिया हमने, किसका? क्वेरी का की के साथ। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं डायमेंशन के का, ठीक है? डायमेंशन के का हम क्या निकाल रहे हैं, स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, और वी से साथ इसको क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फॉलोड बाय सॉफ्ट मैथ ऑपरेशन, ठीक है? तो ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन दो चीज आपको इंपॉर्टेंट समझ आ गया, ट्रांसफॉर्मर का क्या मतलब है, एंड इसके अंदर जो फर्स्ट लेयर है अटेंशन मैकेनिज्म, वो आपको समझ आ गया, जहाँ पे हम बेसिकली क्या कैलकुलेट करते हैं, बेसिकली जहाँ पे हम इंपॉर्टेंस ऑफ सीक्वेंस कैलकुलेट करते हैं, बेसिकली, राइट, सीक्वेंस ऑफ वर्ड। और यहाँ पे दो चीजें, सेल्फ अटेंशन और स्केल डॉट प्रोडक्ट। स्केल डॉट प्रोडक्ट में बेसिकली मैट्रिक्स है, यहाँ पे हमारे पास क्वेरी होती है, की होती है, वैल्यू होती है, जहाँ पे हम क्वेरी और की का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, और उसके बाद हम डायमेंशन का स्क्वायर रूट लेते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं वी से बाय अप्लाइंग सम फंक्शन, सॉफ्टवेयर ऑपरेशन बेसिकली उससे बोलते हैं। क्लियर? तो आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। तो एक बार मैं ये वाले भी एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, फिर मैं आता हूँ रेफरेंस लिंक पे, ठीक है? तो अब मैं आपको बताता हूँ मल्टी हेड अटेंशन के बारे में। तो आपने सेल्फ अटेंशन देख लिया, ठीक है? एक होता है मल्टी हेड अटेंशन। देखो, नाम से समझो, मल्टी हेड, जिसके यानी कि एक से ज्यादा हेड होंगे, ठीक है? मल्टी हेड का क्या मतलब होगा? जिसके एक से ज्यादा हेड होंगे, ठीक है? सो इंस्टेड ऑफ परफॉर्मिंग अ सिंगल अटेंशन ऑपरेशन, यानी कि वो बोल रहे हैं सिंगल अटेंशन ऑपरेशन के अलावा, सॉरी, इंस्टेड ऑफ परफॉर्मिंग अ सिंगल अटेंशन ऑपरेशन, अगर आप, अब इसमें हम क्या करेंगे, सिंगल अटेंशन ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेंगे, बेसिकली हम करेंगे क्या, इंस्टेड ऑफ दैट वी विल ट्रांसफॉर्मर यूजेस मल्टीपल अटेंशन हेड्स, यानी कि जो ट्रांसफॉर्मर होगा वो क्या यूज करेगा, मल्टीपल अटेंशन हेड यूज करेगा। क्लियर? टू कैप्चर इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन सबस्पेसेस।
क्योंकि बेसिकली जो भी आपके पास इनपुट सीक्वेंस होता है, लाइक यू नीड टू कैप्चर द, आपको उसका सिमेंटिक मीनिंग पता होना चाहिए, ग्रामेटिकल मीनिंग, जो भी इसमें ग्रामेटिकल होता है, राइट, और वो कंटेक्स्ट क्या मीनिंग बता रहा है, उसके बीच में क्या रिलेशंस, ये तो हम देखते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं मल्टी हेड अटेंशन, यानी कि अब हम सिंगल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेंगे, बेसिकली इंस्टेड ऑफ दैट विल यूज मल्टी हेड। सो ट्रांसफॉर्मर यूजेस मल्टीपल अटेंशन हेड्स टू कैप्चर द इन्फॉर्मेशन, उस इन्फॉर्मेशन को कैप्चर करने के लिए जो भी डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन सब स्पेसिस हो सकता है फ्रॉम डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन सब स्पेसिस, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट इनपुट सीक्वेंस हम रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। सो ईच हेड ऑपरेट इंडिपेंडेंटली, यानी कि अगर दोनों हेड है, तो लेट्स सपोज दो हेड है, तो एक हेड क्या करेगा, दोनों हेड क्या करेंगे, इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करेंगे, एंड जो भी उनकी आउटपुट आएगी उनको हम कॉन्केटिनेट कर देंगे लीनियरली ट्रांसफॉर्म, यानी कि दोनों हेड से जो भी आउटपुट आएगी उसको हम क्या कर देंगे, कॉन्केटिनेट कर देंगे एंड लीनियरली एंड लीनियर ट्रांसफॉर्म कर देंगे। मतलब कहने का मतलब सिंपल सा यही है कि मल्टी हेड अटेंशन में आपके पास बेसिकली एक से ज्यादा हेड होंगे, और दोनों हेड में बेसिक लेट्स सपोज आपके पास दो हेड है, तो जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा है कि इमेजिन एनालाइजिंग अ सेंटेंस विद मल्टीपल अटेंशन हेड्स। सो एक हेड फोकस कर रहा होगा उसका सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर, यानी कि ग्रामेटिकल रूल्स क्या है उसका, ठीक है, और दूसरा हेड क्या फोकस कर रहा होगा, सिमेंटिक कंटेंट, यानी कि उसका मीनिंग क्या है, एक्चुअली में क्या रिलेशनशिप बताना चाहता है वो, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा आई थिंक, ठीक है। तो थोड़ा सा ये थ्योरी वाइज टॉपिक है, तो ठीक है, इसमें आपको रीड करना ही होगा तभी आपको इसका मीनिंग समझ आएगा। तो चलिए मैं आता हूँ अब उस रिसर्च पेपर के लिंक पे जहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, ठीक है। देखो, अब ट्रांसफॉर्मर का इन्होंने सबसे इजी एग्जांपल दिया, क्योंकि इसके अंदर ना यहाँ पे बहुत इजी वे में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो देखो, जैसे ट्रांसफॉर्मर के बारे में आपको बता रहे हैं, यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये लैंग्वेज ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये फ्रेंच के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है, और इसको ट्रांसलेट कर रहे हैं ये इंग्लिश में, और यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कर क्या रहे हैं, तो हमारे पास एक इनपुट सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स होंगे। अब ये इनपुट सीक्वेंस ऑफ वर्ड बेसिकली इस ट्रांसफॉर्मर के अंदर जाएंगे। ये ट्रांसफॉर्मर का एक आर्किटेक्चर ही तो मॉडल आर्किटेक्चर होता है, और ये हमें एक आउटपुट दे देगा, आई एम अ स्टूडेंट, यानी कि जो ये था जी स्विस इटालियन कुछ भी लिखा है फ्रेंच में, आई एम अ स्टूडेंट, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि इसमें कन्वर्ट करते हैं इंग्लिश में, आई एम अ स्टूडेंट। अब देखो, अब ये जो पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मर है, इसका आर्किटेक्चर है, अब देखो यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन किया है बहुत इजी वे में, देखो इसको समझते हैं। अब देखो इसमें होता कैसे है, देखो, अब सबसे पहले यहाँ पे कर क्या रहे हैं, अब देखो ये पूरा ट्रांसफॉर्मर, इसमें एक होता है एनकोडर, ठीक है, एक होता है डिकोडर। अब एनकोडर में बेसिकली हम इनपुट पास करते हैं, जो भी हमारा इनपुट था, और डिकोडर में हमें क्या मिलती है, उसकी आउटपुट मिलती है। क्लियर। तो दो चीज आपने समझी ट्रांसफॉर्मर में, पहली कि एक होता है इनकोडर, एक होता है डिकोडर। इनकोडर में भी मैं इसमें मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। तो एनकोडर में बेसिकली हमारी जो इनपुट जाती है, और ठीक है, और उसके बाद वो डिकोड कर देता है, इनकी उसको आउटपुट में जो भी हमें आउटपुट चाहिए, जैसे आपने फ्रेंच था उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहा था बेसिकली, राइट। तो वो डिकोडर पार्ट आपको आउटपुट में मिलेगी, लेकिन डिकोडर क्या करता है, इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है, और इनकोडर में आपके पास इनपुट है। क्लियर, ठीक है। तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप समझते रहोगे ना, आपको बहुत इजी वे में समझ आता रहेगा ट्रांसफॉर्मर। अब देखो यहाँ पे कर क्या रहे हैं, बेसिकली यहाँ पे ना इन्होंने 6 एनकोडर ले लिए, ठीक है, 6 एन, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने क्या ले लिए, 6 एनकोडर ले लिए, मैं इसको सही कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने क्या ले लिए, 6 एनकोडर ले लिए, आप देख सकते हो, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, 6 एनकोडर लिए, तो उतने ही में डिकोडर लेने पड़ेंगे। अब देखो यहाँ पे एनकोडर में इनपुट पास कर रहे हैं और आपको आउटपुट मिल रही है डिकोडर में, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है द एनकोडर ऑल आर आइडेंटिकल इन स्ट्रक्चर, देखो इसका स्ट्रक्चर सबका सेम है, बट येट दे डू नॉट हैव शेयर्ड वेट, बट ये वेट शेयर नहीं करेंगे। ईच वन इज ब्रोकन डाउन इनटू सब लेयर्स, राइट। अब देखो यहाँ पे, अब मैं जो लेयर्स की बात कर रहा था आपको, अब वो आपको मैं बताता हूँ वो कौन से दो लेयर हैं। पहली लेयर मैंने आपको एक्सप्लेन करी थी, जिसका नाम था सेल्फ अटेंशन, राइट। अब देखो, सेल्फ अटेंशन का मीनिंग आप जानते ही है क्या होता है, ठीक है, सेल्फ अटेंशन का मीनिंग आप जानते ही है क्या होता है, ठीक है। और दूसरी हमारे पास लेयर होती है फीड फॉरवर्ड नेटवर्क, जिसके बारे में अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। बट यहाँ पे आप देख सकते हो सेल्फ अटेंशन लेयर है, एक होती है हमारे पास फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क, यानी कि सेल्फ अटेंशन लेयर में आप इतना समझ होगे जहाँ पे हमारे पास इनपुट सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स होते हैं, राइट। सीक्वेंस ऑफ वर्ड मैं लिख देता हूँ, और जहाँ पे हम बेसिकली what we are doing, we are calculating the importance of each word in a sequence, right, that is known as self attention। और उसके बाद वो पास होते हैं किस लेयर में, फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क, यानी कि इसके अंदर वो जो एनकोडर होता है उसको चीज को कन्वर्ट करता है, डिकोड कर देता है, बेसिकली जो डिकोडर में जब पास करता है आउटपुट को, तो इस लेयर से पास होता है फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क।
क्लियर? मैं इसलिए बोल रहा हूँ, थोड़ा सा टॉपिक थ्योरी वाइज है, ठीक है, तो इसलिए आपको इसको रीड करके ही समझना होगा। अब देखो मैंने दो चीज बताई थी। द एनकोडर, देखो ये लाइन रीड करो आप, ये दोनों लाइन रीड करो। यहाँ पे क्या लिखा है? द एनकोडर इनपुट फर्स्ट फ्लो थ्रू सेल्फ अटेंशन लेयर। जो भी एनकोडर होता है पहले कौन सी लेयर से पास होता है? सेल्फ अटेंशन लेयर से होता है। अ लेयर दैट हेल्प्स एनकोडेड लुक एट द अदर वर्ड्स इन द इनपुट सीक्वेंस एज इट एनकोडेड स्पेसिफिक वर्ड, राइट? तो इस लेयर के अंदर जो एनकोडर होता है वो अदर वर्ड्स को भी देखता है बेसिकली इनपुट सीक्वेंस के अंदर जो एनकोड करने होता है उसको, स्पेसिफिक वर्ड्स को, राइट? उसके बाद आता है हमारे पास आउटपुट। अब देखो जो फीड फॉरवर्ड है ना, बेसिकली इसके अंदर ही हम फीड करते हैं अपनी आउटपुट को। फिर वो आउटपुट जाती है बेसिकली आपके किसके पास? डिकोडर के पास। यानी कि फीड फॉरवर्ड में हम बेसिकली फीड करते हैं आउटपुट को। तो आउटपुट ऑफ द सेल्फ अटेंशन, यानी कि जो भी हमें आउटपुट आई, यानी कि जो भी हमें सेल्फ अटेंशन वाली लेयर से जो भी हमें आउटपुट आती है, यानी कि इस वाली लेयर से जो भी हमें आउटपुट आती है, ठीक है, उसको हम फीड कर देते हैं कहाँ पे? फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क के अंदर, ठीक है। द एग्जैक्ट सेम फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क इज इंडिपेंडेंटली अप्लाइड टू ईच पोजीशन, यानी कि एग्जैक्ट सेम फीड फॉरवर्ड इंडिपेंडेंटली अप्लाइड करते हैं हर एक पोजीशन पे, ठीक है। तो द डिकोडर हैज बोथ लेयर। अब देखो डिकोडर की मैं बात करूं, तो देखो डिकोडर की मैं बात करूं, इस डिकोडर में आप देख सकते हो इसमें आपकी सेल्फ अटेंशन लेयर भी है, ठीक है, और आपकी फीड फॉरवर्ड भी है, और इसके बीच में अब यहाँ पे सेल्फ अटेंशन वाली जो आउटपुट होती है वो जाती है फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क में, उसको फीड करती है। इसलिए यहाँ पे एक सेकंड लेयर, एक और लेयर होती है जिसका नाम है एनकोडर डिकोडर अटेंशन, राइट? इसका क्या मतलब है? एनकोडर डिकोडर अटेंशन, तो वो रीड कर सकते हो आप। द डिकोडर हैज बोथ दोज लेयर्स बट बिटवीन देम इज एन अटेंशन लेयर, राइट? तो इनके बीच में क्या होता है? एक अटेंशन लेयर होता है दैट हेल्प डिकोडर फोकस ऑन रेलेवेंट पार्ट ऑफ द इनपुट सीक्वेंस, राइट? वो रेलेवेंट पार्ट ऑफ द सीक्वेंस पे फोकस करेगी rather देन, क्योंकि लेट्स सपोज आपको एक पूरा पैराग्राफ समराइज करना था। पैराग्राफ में क्या करेंगे? वो बेसिकली जब भी हम इस तरह के ट्रांसफॉर्म यूज करेंगे, वो जो रेलिवेंट पार्ट होगा, यानी कि जो इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, उसको रीड करेगी, राइट? और उसके मतलब उस बेसिकली उस पर फोकस करेगी और मेन क्या करेगी? ट्रांसफॉर्म का यूज करके उसको समराइज करेगी, जो भी उसमें मेन मेन उसका मीनिंग होगा, राइट? क्लियर? ठीक है, आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब मैं आता हूँ जुपिटर नोटबुक की स्क्रीन पे। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपको ये बता रहा था, ठीक है। अब देखो सेकंड जो हमारे पास जो थर्ड होता है वो होता है पोजिशनल एनकोडिंग। अब पोजिशनल एनकोडिंग में क्या कहते हैं बेसिकली? देखो पोजिशनल एनकोडिंग में अब एक चीज आप देखो, मैंने आपको एक चीज बताई थी एनएलपी के अंदर, याद होगा कि जब हम यूज करते थे एनएलटी के वगैरह लाइब्रेरी, और जहाँ पे मैंने आपको लैंग्वेज मॉडलिंग वगैरह बताया था, तो वहाँ पे एक चीज प्रॉब्लम होती थी कि वो एक ऑर्डर फॉलो नहीं कर पाता था। जो भी हमारे पास कंटेक्स्ट वर्ड का ऑर्डर होता था ना, उसको फॉलो नहीं करता था। लेकिन आरएनएन में हमने देखा था कि जो इनपुट सीक्वेंस होते थे वहाँ पे एक ऑर्डर फॉलो करता था। बट हम ट्रांसफॉर्मर में बात करें तो ट्रांसफॉर्मर के अंदर भी वो डायरेक्टली ऑर्डर को कैप्चर नहीं कर पाता, ठीक है। बट इसके लिए हम यूज करते हैं पोजिशनल एनकोडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे पोजिशनल एनकोडिंग का कंसेप्ट यूज करते हैं उस ऑर्डर के लिए। So since transformer do not inherently capture the words of orders of word, as opposed to here to RNN, so position encoding are added to the input। तो हम क्या करते हैं बेसिकली, जो भी हमारे पास इनपुट एम्बेडिंग लेयर होती है, कि जहाँ पे जब हम बेसिकली कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वहां तो बेसिकली हम क्या यूज करते थे भाई, आरएनएन के अंदर टाइम स्टेप यूज करते थे, राइट? जैसे T1 के लिए, T+1 के लिए, T+2 के लिए, इस तरह से। तो यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं बेसिकली? यहाँ पे हम पोजिशनल एनकोडिंग यूज करते हैं, ठीक है। अपनी जो भी हमारे पास एम्बेडिंग इनपुट होते हैं, अभी यहाँ पे आप समझ गए हो कि एम्बेडिंग का मतलब क्या होगा बेसिकली भाई, जब आप वर्ड टू वैक यूज कर रहे हो, जब आप अपने वर्ड्स को कन्वर्ट कर रहे हो वेक्टर्स में, राइट, तब आप पोजिशन एनकोडिंग को यूज करते हो टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द पोजिशन ऑफ ईच वर्ड इन सीक्वेंस। जो बेसिकली आपको प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन अबाउट द पोजिशन ऑफ ईच वर्ड इन सीक्वेंस, भाई, ठीक है। हर एक वर्ड की पोजिशन क्या है, ठीक है, उसके बारे में बताता है। क्लियर? सो दिस हेल्प मॉडल अंडरस्टैंड द सीक्वेंस स्ट्रक्चर। तो इसकी हेल्प से आप मॉडल का सीक्वेंस स्ट्रक्चर इसको इजी वे में समझ सकते हो। तो दो चीज मैंने आपको, तीन चीजें बता दी अब तक ट्रांसफॉर्मर के अंदर। अगर मैं नोट्स की बात करूं तो पहले मैंने आपको बताया अटेंशन, सेल्फ अटेंशन, अटेंशन मैकेनिज्म के बारे में, जिसमें आपने सीखा सेल्फ अटेंशन के बारे में क्या होता है, और स्केल डॉट प्रोडक्ट के बारे में बताया मैंने, ठीक है। उसके बारे में मैंने बताया आपको मल्टी हेड अटेंशन के बारे में, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास एक से ज्यादा हेड हो सकते हैं। और स्केल डॉट प्रोडक्ट अटेंशन में बेसिकली आप क्या करते थे? डॉट प्रोडक्ट करते थे। अब इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा आगे। फिर मैंने आपको बताया पोजीशन एनकोडिंग। अब देख सकते हो यहाँ पे पोजीशन एनकोडिंग के अंदर, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं बेसिकली, अब देखो किस टाइप से पोजीशन एनकोडिंग होती है, राइट साइड में बता रहे हैं, ठीक है। तो साइन लेफ्ट,
तो ये क्या करते हैं, बेसिकली साइन फंक्शन यूज करते हैं, यहाँ पे पोस्ट फंक्शन यूज करते हैं, बट इतना आपको कोई ऐसा ये फॉर्मूला नहीं पता होना चाहिए, ठीक है, कैसे एनकोडिंग कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा हमें तो उसको डायरेक्टली इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है, बट मेन आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि पोजीशन एनकोडिंग का क्या मतलब होता है। ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास जो सेकंड टॉप फोर्थ वाला है, उसका नाम है हमारे पास फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क। आई थिंक ये मैंने अभी एक्सप्लेन किया था आपको। सो आफ्टर द अटेंशन लेयर each position output is passed to the feed forward neural network, right, and applied independent to each position। यानी कि आपको मैंने बताया था, जब हम अटेंशन लेयर के बाद हमारी हर एक पोजीशन की जो आउटपुट होती है वो किस में हम पास फीड करते हैं, किस में पास करते हैं, वो पास करते हैं बेसिकली फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क के अंदर, और ये अप्लाई करते हैं हम इंडिपेंडेंटली हर एक पोजीशन में, राइट। सो दिस कंसिस्ट ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विद रेलू एक्टिवेशन इन बिटवीन देम। तो इसके बीच यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली हम हमारे पास दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है जहाँ पे हम रेलवे एक्टिवेशन फंक्शन यूज करते हैं, तो ये इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर। मेन तो इसका ये मीनिंग था कि जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हर एक पोजीशन में जो भी हमारे आउटपुट आती है हमारे अटेंशन लेयर से, हम उसको पास करते हैं फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क में, राइट। वो होता है हमारे पास फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारे पास है लेयर नॉर्मलाइजेशन एंड रेसिडुअल कनेक्शन। देखो, अब टू स्टेबलाइज एंड स्पीड अप ट्रेनिंग, ठीक है, उसको स्टेबलाइज करने के लिए और ट्रेनिंग को स्पीड अप करने के लिए हम एक क्या यूज करते हैं, हम लेयर नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करते हैं, ठीक है, लेयर नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करते हैं। सो एडिशनली रेसिडुअल कनेक्शन आर अराउंड ईच सब लेयर, यानी कि जो रेसिडुअल कनेक्शन होते हैं वो हमारे हर एक सब लेयर में होते हैं, यानी कि अटेंशन और फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क में। एंश्योरिंग मॉडल कैन रिटेन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम प्रीवियस लेयर, क्योंकि हमें ये भी तो है कि अगर मान के चलो हमको प्रिडिक्ट करना है, राइट, तो मॉडल जो होता है बेसिकली वो क्या प्रिडिक्ट करता है, जब उसको नेक्स्ट नेक्स्ट सीक्वेंस ऑफ वर्ड में उसको प्रीवियस वर्ड्स पता होता है, राइट। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं बेसिकली लेयर नॉर्मलाइजेशन एंड रेसिडुअल कनेक्शन, क्लियर। देखो, ये जो टॉपिक मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये टॉपिक आपको रीड करने होंगे तभी आपको समझ आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये थोड़ा सा जो टॉपिक है ये थ्योरी वाइज वाले टॉपिक है, तो इसको आप जितना रीड करोगे ना आपको उतने भी अच्छे से समझ आएगा। मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ हाई लेवल, बट एट द एंड आपको उसको रीड करना होगा तभी आप इसको अच्छे वे में समझ सकते हैं। बट मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप इस रिसर्च पेपर को एक बार रीड जरूर करना, ये वाला जो लिंक है, एंड यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जयलाल मान में, सो ऑल थैंक्स एंड क्रेडिट गोज टू हिम ओनली। इतने अच्छे से इन्होंने इसको समझाया यहाँ पे, ठीक है। सो अब मैं बता रहा था आपको, नेक्स्ट जो हमारे पास आता है, ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास बेसिकली यहाँ पे आता है हम ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर। अब आपने देखा ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर के अंदर दो चीजें हैं, एक तो एनकोडर, एक होता है डिकोडर। एनकोडर में जो हमारे पास जो अटेंशन लेयर में जब हमारे पास इनपुट सीक्वेंस होता है, और आउट डिकोडर में बेसिकली आपको जो आउटपुट मिलता है, ठीक है। अब देखो एनकोडर में मैं बात करूँ, एक होता है एनकोडर, एक होता है डिकोडर। अब एनकोडर में क्या होता है, ईच एनकोडर लेयर हैज टू मेन कंपोनेंट्स, एक होता है मल्टी हेड, एक होता है फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क, राइट। अब मल्टी हेड यानी कि मल्टी हेड का मतलब क्या है, सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म यूज करेंगे और फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क यूज करेंगे। अब डिकोडर में क्या होता है, डिकोडर में देखो, डिकोडर में क्या करता है, बेसिकली वो मास्क कर देता है मल्टी सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म को, राइट। वो इसलिए क्यों करता है, बिकॉज टू प्रिवेंट अटेंडिंग फ्यूचर पोजीशन, राइट, क्योंकि फ्यूचर पोजीशन मैंने बताया था ना, पोजीशन एनकोडिंग करते हैं हम हर एक इनपुट सीक्वेंस में, ताकि हम कैप्चर कर सके उसका जो ऑर्डर एक फॉलो कर सके, राइट। सो बेसिकली डिकोडर क्या करता है, मास्क कर देता है मल्टी सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म को। अब उसके बाद ये यूज करता है बेसिकली क्या, मल्टी हेड अटेंशन मैकेनिज्म यूज करता है ओवर द एनकोडर आउटपुट, यानी कि जो भी उसको एनकोडर आउटपुट से मतलब एनकोडर से आउटपुट रिसीव होती है, उसमें क्या करता है, मल्टी हेड अटेंशन मैकेनिज्म यूज करता है। और दूसरा तो मैंने आपको बताया था कि अभी जैसे तीसरा एक्सप्लेन, सॉरी, इसमें क्या होता है, फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क होता है। मतलब पहला अगर मैं बात करूँ एनकोडर में, ठीक है, यहाँ पे एक सेल्फ अटेंशन लेयर होगी, ठीक है, उसके बाद आपके पास एनकोडर डिकोडर वाली लेयर होती थी आउटपुट के लिए, और एक आपके पास होता था फीड फॉरवर्ड, ठीक है। दूसरा आपके पास क्या होता था, फीड फॉरवर्ड। देखो एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं ये वाला बताना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है, ये यहाँ पे बता रहे हैं, क्लियर। अब देखो, जहाँ पे आप इसमें आप इसको समझो तब आपको बहुत इजी वे में समझ आ जाएगा। अब देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेसिक जैसे हमारे पास सेंटेंस है, द कैट सैट ऑन द मैट, सबसे पहले हम इनपुट इम्बेडिंग करेंगे, यानी कि हम क्या करेंगे, इस पूरे जो सेंटेंस को, इसके वर्ड्स को वेक्टर में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद हम पोजीशन एनकोडिंग करेंगे, राइट, बिकॉज हमें जो भी इम्बेडिंग से वर्ड्स हैं हमें इसको एक पोजीशन असाइन करती हैं बेसिकली, राइट। तीसरा होता है सेल्फ अटेंशन, यानी कि जहाँ पे हम हर एक इंपॉर्टेंस वर्ड है उसका स्कोर कैलकुलेट करेंगे, ताकि हम उसके
सीमेंटिंग मीनिंग को समझ सकें और उसके बीच रिलेशनशिप क्या है, ठीक है, वर्ड्स के बीच में। उसके बाद हम यूज करते हैं मल्टी हेड मैकेनिज्म अटेंशन, राइट, क्योंकि हमें पैरेलली मल्टीपल हेड्स, जहाँ पे हम इसका मीनिंग भी समझ सकें एज वेल रिलेशनशिप और उसका ग्रामेटिकल भी देख सकें, राइट। यहाँ पे वही हम पैरेलली यूज करते हैं मल्टी हेड मैकेनिज्म। सो परफॉर्म मल्टी हेड अटेंशन मैकेनिज्म ऑपरेशन इन पैरेलल कैप्चरिंग डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द सेंटेंस। उसके बाद हम यूज करते हैं फीड फॉरवर्ड, जहाँ पे बेसिकली जो भी हमने पास कर देते हैं, जो भी हमें अटेंशन लेयर से जो भी मतलब इनपुट सीक्वेंस होता है ना, उसको पास करते हैं, जो भी हमें आउटपुट मिलते हैं फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क में। अब इस प्रोसेस को हम रिपीट करते हैं कब तक, जब तक हमारे जो इनकोडर, दिस प्रोसेस रिपीटेड अक्रॉस सेवरल इनकोडर डिकोडर लेयर, जब तक हम रिफाइनिंग कर लेते हैं पूरे अंडरस्टैंडिंग हर एक स्टेप को, ठीक है, तब तक इसको हम क्या करते हैं, रिपीट करते रहते हैं मल्टीपल लेयर्स में। और आउटपुट कैसे मिल जाती है, आउटपुट हमें डिकोडर वाले पार्ट में मिल जाती है। तो डिकोडर जनरेट द आउटपुट सीक्वेंस एंड गेट लेट्स सपोज ट्रांसलेट द सीक्वेंस इन अनदर लैंग्वेज, ठीक है। तो ये सिंपल सा मीनिंग है, जिसमें आप इंटरव्यू में इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि प्रदेश पहले हम इनपुट एम्बेडिंग करते हैं, उसके बाद हम पोजिशनल एनकोडिंग करते हैं, देन सेल्फ अटेंशन, मल्टी अटेंशन, देन फीड फॉरवर्ड, देन रिपीट करते हैं मल्टीपल लेयर को, देन फाइनली में आउटपुट मिल जाती है, ठीक है। क्लियर है। एप्लीकेशन की बात करूं तो आप देख सकते हैं एप्लीकेशन इसकी हम मशीन लर्निंग के अंदर यूज करते हैं, टेक्स्ट समराइजेशन, जैसे मशीन लर्निंग में, सॉरी, मशीन ट्रांसलेशन में गूगल ट्रांसलेट हो गया, जैसे लैंग्वेज ट्रांसलेशन एग्जांपल, टेक्स्ट समराइजेशन जैसे समराइजिंग आर्टिकल, क्वेश्चन आंसरिंग चैटबॉट, टेक्स्ट जनरेशन जीपीटी, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल था एक हाई लेवल का एक्सप्लेनेशन इसके बारे में, बेसिकली ट्रांसफॉर्मर के बारे में, ठीक है। क्लियर। तो ये टॉपिक देखना होगा, ठीक है। सो अब मैं आता हूँ उस रेफरेंस लिंक में, मैं आपको वहां से भी एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ जो जो मैंने आपको बताया, ठीक है। देखो अब यहाँ पे टेंसर के बारे में बता रहे हैं, जहाँ पे ऑब्वियसली जहाँ पे क्या कर रहे हैं, हर एक जो भी इनपुट सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स है उसको वेक्टर में कन्वर्ट कर लिया, राइट। आप देख सकते हो इसको पास कर रहे हैं सेल्फ लेयर से, उसके बाद ही जाता है फीड फॉरवर्ड में एनकोडर में। नाउ हम एनकोडिंग कर रहे हैं, तो दो लेयर है, थिंकिंग एंड मशीन। तो सेल्फ अटेंशन लेयर में आप देख सकते हो फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क, यानी कि जो भी इनपुट सीक्वेंस वर्ड होंगे, क्योंकि मैंने बताया था इंडिपेंडेंटली हर एक इनपुट, जो इनपुट सीक्वेंस वर्ड होता है वो इंडिपेंडेंटली पास होता है किसमें, हर एक फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क लेयर में, ठीक है। तो यहाँ से लेट्स सपोज 3 वर्ड्स थे तो 3 वर्ड्स पास होंगे, 2 थे तो 2 होंगे, ठीक है। तो इसको आप एक बार रीड कर सकते हो। अब मैं एक चीज आपको बताता हूँ मैट्रिसेस के बारे में, देखो एम्बेडिंग, जहाँ पे आपको वेक्टर में कन्वर्ट करे क्वेरीज कीज एंड वैल्यूज, राइट। यहाँ पे हम बेसिकली क्या यूज करते हो, सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म, जो स्केल डॉट प्रोडक्ट वाला मैकेनिज्म होता था, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो जो उन्होंने वेक्टर में कन्वर्ट किया, इसके डायमेंशन क्या है, 5 और 12 है, ठीक है। ये मोस्टली इसके क्या हो गए, डायमेंशन हो गए। तो यहाँ पे अभी क्या कर रहे हैं बेसिकली, अब देखो जहाँ पे इसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं क्वेरीज और की का, देखो डॉट प्रोडक्ट कर दिया, क्लियर। ये पहले वाली लेयर में, सेकंड वाली लेयर में, मशीन, क्लियर। उसके बाद ये क्या करते हैं, उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, यानी कि आप देख रहे हो, और स्क्वायर रूट निकाले और डिवाइड करें उसको 8 से। अभी 8 कैसे आए बाय, ये यहाँ से जो उन्होंने रिसर्च की थी ना, देख सकते हो ये वाला फॉर्मूला है वो बेसिकली अटेंशन के क्यू हुई, ठीक है। ये इस रिसर्च पेपर से आ रहा है और ये वो फॉर्मूला होता है, डॉट प्रोडक्ट करते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं डिमेंशन के का, 20 मिनट में करता है, सॉफ्टमैक्स यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है बेसिकली, अटेंशन के बारे में पता लगता है, जो हमारा स्केल डॉट प्रोडक्ट अटेंशन होता है, क्लियर। क्लियर है। देखो आप दोनों को रीड कर सकते हो, बट रीड आपको ही करना होगा एक बार, लेकिन मैंने इसको हाई लेवल एक्सप्लेन कर दिया, क्लियर। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, देखो जो मैंने आपको बताया, क्लियर। तो आई थिंक आपको ट्रांसफार्मर के बारे में तो इजी वे में समझ आ गया होगा। देखो क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ, रीड आपको ही करना होगा, मैंने हाई लेवल का एक्सप्लेन कर दिया इसमें क्या मीनिंग होता है, ठीक है। क्योंकि ये थोड़ा सा टॉपिक जो है ये डिफिकल्ट होता है, इसको आपको जितना आप इसको रीड करोगे उतना आपको उसका मीनिंग समझ आएगा। तो मैंने लिंक दे दिया आपको, आपको मैंने इसका रेफरेंस लिंक भी दे दिया है, जय अलमार वाला, और एक आपको रिसर्च पेपर का लिंक भी दे दिया, बट और मैंने आपको हाई लेवल का एक्सप्लेन भी कर दिया, ठीक है। अब देखो मैं आप अब दो टॉपिक पे आते हैं। बेसिकली हमारे पास दो टाइप के ट्रांसफॉर्मर होते हैं, एक होता है बर्ड, जिसका मतलब होता है बाई डायरेक्शनल एनकोडर रिप्रेजेंटेशनल रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर। अब बाई डायरेक्शनल के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, राइट, जहाँ पे आप पैरेलली कर सकते हो, लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट, यानी कि फॉरवर्ड से बैकवर्ड, बैकवर्ड से फॉरवर्ड एक समय पे, राइट, साइमल्टेनियसली आप कर सकते हो।
सो जो BERT मॉडल होता है वो भी कुछ इसी पे बेस्ड होता है, बट ये एनकोडर यूज करता है क्योंकि इसके नाम में ये लिखो देखो, बाई डायरेक्शनल एनकोडर रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, सो देखो BERT जो है बेसिकली गूगल ने डेवलप किया था एंड इज डिजाइन टू अंडरस्टैंड द कंटेक्स्ट ऑफ द वर्ड इन सेंटेंस बाय लुकिंग बोथ इस लेफ्ट एंड राइट कंटेक्स्ट साइमल्टेनियसली। तो इसका मेन यही था कि ये इजी वे में कंटेक्स्ट ऑफ द वर्ड होता है उसको समझे, राइट, एंड बैक एंड फोर्थ, मतलब बेसिकली दोनों एंड से, लेफ्ट से भी राइट से भी और राइट से भी लेफ्ट से भी, ठीक है, साइमल्टेनियसली एक साथ। So it is a transformer based model that uses only the encoder part of the transformer architecture। ठीक है, अब देखो ये क्या होता है, ये बेसिकली क्या है हमारा, ये जो है हमारा ट्रांसफॉर्मर है बेसिकली, और ये क्या यूज करता है, ये एनकोडर पार्ट ही यूज करता है। क्या यूज करता है? एनकोडर पार्ट। ठीक है, अब देखो इसके की फीचर क्या है। पहला इसका बाई डायरेक्शन ट्रेनिंग। अब बाई डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया, अब ऑब्वियसली हमारे पास जो अनलाइक ट्रेडिशनल मॉडल हो गए वो सिक्वेंशियली रीड करते हैं, या तो लेफ्ट टू राइट करेंगे, मतलब या तो फॉरवर्ड करेंगे बैकवर्ड से करेंगे, यानी कि लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। बट जो BERT होता है ये दोनों डायरेक्शन में रीड कर लेता है, ठीक है, एंटायर द सीक्वेंस ऑफ वर्ड एट वंस, आइदर मतलब साइमल्टेनियसली करता है राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट। ठीक है, दिस अलाउ टू अंडरस्टैंड द कंटेक्स्ट ऑफ अ वर्ड बेस्ड ऑन द प्रीसीडिंग एंड फॉलोइंग वर्ड्स। क्लियर? इसके बाद हम इसमें होता है प्री ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव, प्री ट्रेनिंग। अब ये क्या करता है, एक यूज करता है MLM, इसका मतलब होता है मास लैंग्वेज मॉडल। मास लैंग्वेज मॉडल, जैसे कि आपने सुना होगा, आज एक वर्ड चल रहा है LLM, राइट, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। सिमिलरली यहाँ पे एक वर्ड है मास लैंग्वेज मॉडल। मास का मतलब क्या होता है, जैसे मास कर देना, जैसे आपके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन है, राइट, उसका जैसे आपका नेम है, लेट्स सपोज, जैसे आपने नेम एंटिटी रिकॉग्निशन सुना होगा, जैसे PI इन्फॉर्मेशन वहाँ पे क्या करता है, उसको मास कर, जैसे आपका नाम है लेट्स सपोज राहुल, ठीक है, तो उसको क्या कर देगा, मास कर देगा। ठीक है, तो ये तो मैं मास का मीनिंग बता रहा हूँ। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं एक बार। तो देखो यहाँ पे क्या बता रहे हैं ये, सो मास लैंग्वेज मॉडल रेंडमली मास सम ऑफ द वर्ड्स इन द इनपुट एंड ट्राई टू प्रिडिक्ट देम। जो बेसिकली क्या करता है, रेंडमली मास कर देता है जो भी हमारे पास इनपुट सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स होते हैं, और उनको कोशिश करता है प्रिडिक्ट करने की, ठीक है, और ट्राई टू प्रिडिक्ट देम। जैसे एग्जांपल है द कैट सैट ऑन द मैट, तो मैट वाला वर्ड इसने क्या करते हैं, मास कर दिया, और उसको प्रिडिक्ट करेगा कि नेक्स्ट सीक्वेंस ऑफ वर्ड मैट हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, इसको बोलते हैं हम मास लैंग्वेज मॉडल। नेक्स्ट आता है हमारे पास नेक्स्ट सीक्वेंस प्रिडिक्शन, यानी कि नेक्स्ट सेंटेंस क्या हो सकता है। तो डिटरमाइन इफ अ गिवन पेयर ऑफ सेंटेंस आर कंसेक्यूटिव इन ओरिजिनल टेक्स्ट, है हमारे पास कंसेक्यूटिव टेक्स्ट ऑफ वर्ड्स है, तो ये क्या प्रेडिक्ट करता है, नेक्स्ट सीक्वेंस ऑफ वर्ड भी प्रेडिक्ट कर लेता है। ठीक है, तो दिस हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन सेंटेंसेस। सो ये था हमारा मीनिंग वर्ड का। उसके बारे में और एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इनपुट रिप्रेजेंटेशन होता है, ऑब्वियसली यहाँ पे आप क्या यूज करोगे, सबसे पहले वर्ड, बेसिकली यहाँ पे टोकनाइज यूज करोगे। ठीक है, जहाँ पे अपने वर्ड्स को डिवाइड कर दोगे वर्ड्स में या फिर वेक्टर में कन्वर्ट कर लोगे, कहने का मतलब ये हो गया। और उसमें आप स्पेशल टोकन भी ऐड करते हो उसके साथ, एक होता है CLS, बिगिनिंग में यूज करते हो, और दूसरा होता है SAP, ये सेपरेटर होता है। CLS का मतलब होता है क्लासिफिकेशन, SAP का मतलब होता है सेपरेटर। सेपरेटर आप लगाते हो एंड में, और CLS यूज करते हो क्लास बिगनिंग में। मैंने इसके बारे में लिखा है, देखो नोट करके, द CLS, देखो ये वाला पार्ट आप लाइन रीड कर सकते हो। The CLS and the SAP are the special token used in BERT model and या फिर similar transform based model। CLS stand मतलब classification is added at the beginning of each sequence to represent entire sequence for classification task, right? CLS को हम basically beginning में use करते हैं, जो represent करता है entire sequence of classification task। और SCP क्या हमारा सेपरेटर टोकन होता है, जिसको हम यूज करते हैं एज अ सेपरेट डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ सेगमेंट when dealing with multiple sentences। So when we are dealing with multiple sentences, so we need to add a separator token at the end of the sequence of each word, right? Clear? तो आपको दो मैंने एग्जांपल बता दिए इसके, बहुत इजी है, मैंने इसलिए यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट नोट्स प्रिपेयर कर लिया था, ताकि आप इसको रीड करोगे ना, आपको बहुत इजी में समझ आ जाएगा। क्लियर? अब एप्लीकेशन जैसे मैंने बताया, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, जहाँ पे आप सेंटीमेंट एनालिसिस करना है, स्पैम डिटेक्शन। मैंने आपको नेम एंटिटी रिकॉग्निशन बताया, तो वहाँ पे आप BERT मॉडल यूज कर सकते हो, जैसे लेट सपोज, क्योंकि BERT आपको ये भी क्या कर देता है, मास्क भी कर देता है, राइट, और प्रिडिक्ट करता है नेक्स्ट वर्ड। और इसका आप यूज कर सकते हो बेसिकली PI इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे आपको पर्सन आइडेंटिफायर इन्फॉर्मेशन को मास्क करना होता है, जैसे आपका नेम हो गया, जैसे आपने नेम एंटिटी रिकॉग्निशन, पहले आप ये सब डिटेल पता लगा लो, लेट सपोज आपका नेम क्या है यूजर का, ठीक है, इसकी लोकेशन क्या है, फोन नंबर क्या है, कॉन्टैक्ट डिटेल क्या है, ईमेल ID क्या है, ठीक है, फिर आप उसको क्या करते हो, मास्क कर सकते हो। ठीक है, सो क्वेश्चन आंसरिंग, extracting answer from a given context, sentence pair task such as entailment and similarity। तो ये हमारा मीनिंग था BERT का। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक जो हमारा है GPT। GPT का क्या मतलब होता है, आजकल काफी फेमस चल रहा है, जैसे GPT-4, GPT-4.0, GPT-3, राइट। ये किसने बनाया था बेसिकली, इसका पहले मतलब क्या होता है वो समझते हैं। देखो GPT का मतलब होता है बेसिकली जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर।
यानी कि अब हमारे पास जो भी ट्रांसफॉर्मर होगा ना वो प्री ट्रेन है, ठीक है, आपने ऑलरेडी इसको ट्रेन करा हुआ है। सो जीपीटी डेवलप बाय ओपन एआई। तो जीपीटी को किसने डेवलप किया था? ओपन एआई ने डेवलप किया था, जिसने बनाई आपकी एक एप्लीकेशन जो कि आप काफी ज्यादा यूज करते हो, चैट जीपीटी। ठीक है, तो चैट जीपीटी बनाई थी बेसिकली ओपन एआई ने, और यहाँ पे हम ट्रांसफॉर्मर कौन सा यूज कर रहे हैं? जीपीटी। ठीक है, ओपन एआई, और ट्रांसफॉर्मर कौन सा यूज कर रहे हैं हम? जीपीटी, जिसका मतलब होता है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। क्योंकि ऑलरेडी जो भी हम चीज पढ़ रहे हैं पहले हम उसका मीनिंग भी तो पता होना चाहिए। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसके की फीचर क्या था। बट तो क्या होता था? बाई डायरेक्शनल होता था, राइट, जहाँ पे आप दोनों डायरेक्शन में साइमल्टेनियसली कर सकते हैं, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। बट ये होता है यूनिडायरेक्शन, या तो यहाँ पे इधर लेफ्ट टू राइट होगा या राइट टू लेफ्ट होगा, एक समय पे एक ही चीज होगी, राइट। तो यूनिडायरेक्शन ट्रेनिंग है। बिकॉज मेन इसका क्या काम होता है वो देखते हैं। तो देखो, जीपीटी जनरेट टेक्स्ट बाय प्रिडिक्टिंग द नेक्स्ट वर्ड इन अ सीक्वेंस बेस्ड ऑन द प्रीवियस वर्ड, राइट। तो जीपीटी जनरेट करता है टेक्स्ट को, और ये प्रिडिक्ट करता है नेक्स्ट वर्ड इन अ सीक्वेंस बेस्ड ऑन द प्रीवियस वर्ड, राइट, एंड मेकिंग इट पर्टिकुलरली सुटेड फॉर टेक्स्ट जनरेशन टास्क। तो जो मतलब जीपीटी है बेसिकली टेक्स्ट जनरेशन टास्क में काफी ज्यादा यूज किया जाता है, एंड इसका मेन क्या होता है? ये यूनिडायरेक्शनल होता है, ट्रेनिंग होता है। यहाँ पे बेसिकली क्या करता है? ये नेक्स्ट सीक्वेंस ऑफ वर्ड प्रिडिक्ट करता है बेसिकली बेस्ड ऑन द प्रीवियस वर्ड्स, राइट। अब देखो यहाँ पे दो चीज है इसमें के अंदर। एक है हमारे पास प्री ट्रेनिंग, एक होता है फाइन ट्यूनिंग। ये चीजें आप काफी ज्यादा यूज करोगे जब आप जनरेटिव एआई के बारे में पढ़ोगे। सो एक होता है हमारे पास प्री ट्रेनिंग, एक होता है फाइन ट्यूनिंग। अब प्री ट्रेनिंग का क्या मतलब होता है? तो जीपीटी इज ट्रेन ऑन अ लार्ज कॉर्पस ऑफ टेक्स्ट प्रिडिक्टर नेक्स्ट सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स इन अ सीक्वेंस। तो जीपीटी प्री ट्रेनिंग का मतलब है कि जो जैसे चैट जीपीटी है वो क्या प्री ट्रेन है, तो ठीक है। तो वो मतलब जो हमारा जो मॉडल है वो ट्रेन है लार्ज डेटा सेट पे, जब भी उसको हम लार्ज एलएलएम बोलते हैं, ठीक है। तो वो लार्ज डेटा सेट पे ट्रेन है बेसिकली, और वो क्या कर देता है बेसिकली, मतलब अगर उसको मैंने बताया ना टेक्स्ट जनरेशन के लिए, तो प्रिडिक्ट कर लेता है नेक्स्ट सीक्वेंस वर्ड, राइट। तो वही वहाँ पे बता रहे हैं। तो जीपीटी ट्रेन ऑन अ लार्ज कॉर्पस। कॉर्पस का मतलब क्या हो गया? मैंने बताया था ना, पैराग्राफ। तो जीपीटी ट्रेन ऑन अ लार्ज कॉर्पस टू ऑफ टेक्स्ट टू प्रिडिक्ट द नेक्स्ट सीक्वेंस वर्ड इन सीक्वेंस। फाइन ट्यूनिंग का क्या मतलब होता है? आफ्टर द प्री ट्रेनिंग जीपीटी कैन फाइन ट्यून ऑन द स्पेसिफिक टास्क लेबल डेटा। आप जीपीटी वाले मॉडल को फाइन ट्यून भी कर सकते हो। जैसे लेट सपोज वो प्री ट्रेन मॉडल है, राइट, और प्री ट्रेन मॉडल को हम फाइन ट्यून करते हैं जब आपको प्री ट्रेन करना फॉर ऑन योर स्पेसिफिक टास्क, राइट। उसका फाइन ट्यून कर सकते हो। बट आई थिंक जीपीटी में अगर आपको फाइन ट्यून करना है तो दैट यू नीड टू, आपको पेड, आपको कुछ मनी भी देनी होगी, राइट, फाइन ट्यून करने के लिए। आगे जाके देखेंगे तो हमारे पास ओपन सोर्स भी होते हैं, हगिंग फेस में भी हम कर सकते हैं, तो वो हम आगे जाके देखेंगे। ठीक है, ऑल राइट। इसके एग्जाम्पल मैंने बताया इनपुट रिप्रेजेंटेशन, जहाँ पे जीपीटी टोकनाइज कर देगा, सेंटेंस को फीड कर देगा मॉडल के अंदर। और टेक्स्ट जनरेशन में से गिवन कोड मैंने लिखा था कैट सेट, तो जीपीटी जनरेट करेगा नेक्स्ट सीक्वेंस वर्ड क्या हो सकता है? सेट ऑन दी मैट, और तब तक करेगा जब तक वो कंप्लीट इसको प्रिडिक्ट नहीं कर लेता। ठीक है, इसके एग्जाम्पल बताऊं तो टेक्स्ट जनरेशन होता है जहाँ पे आप ऐसे लिखवा सकते हो, स्टोरीज कोड करवा सकते हो, चैटबॉट समराइजेशन। अब चैटबॉट काफी ज्यादा यूज होता है बिकॉज ये कन्वर्सेशन एआई जिस प्रोडक्ट होता है ना वहाँ पे, तो हम काफी ज्यादा यूज करते हैं जीपीटी को। ये ना, एक होता है ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन टेक्स्ट वन लैंग्वेज मशीन ट्रांसलेशन। ठीक है, तो देखो ये दोनों मैंने ऑब्जेक्टिव बताया, कंपैरिजन आप इसको रीड कर सकते हो, वही जो मैंने आपको ऊपर बताया। ठीक है, तो ऑल राइट, आपको मैंने इजी वे में एक्सप्लेन कर दिया ट्रांसफॉर्मर के बारे में, और दो टाइप के ट्रांसफॉर्मर मैंने आपको बताया, बर्ट एंड जीपीटी। ठीक है, मेन था इसका इंट्यूशन समझना। अगर आपको ये जो लिंक है मैं आपको, सॉरी, इसका जो ये नोट्स है मैं आपको अपने गिटहब में डाल दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, उसको रीड कर सकते हो। एंड इसका जो रिसर्च पेपर लिंक है वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, एट दी एंड मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आपको इसको रीड करना होगा, तभी आपको ट्रांसफॉर्मर बहुत अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि थोड़ा सा थियोरिटिकल टॉपिक होता है, जितना रीड करोगे उतना आपको समझ आएगा अच्छे से। बट आने वाली वीडियोज में हम इसको डायरेक्टली इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक होता है हमारा कंप्लीट। तो ओवरऑल हमने एनएलपी के अंदर जितने भी टॉपिक से थ्योरी वाइज सारे कंप्लीट कर लिए, जिसमें मैंने आपको हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, एंड आई थिंक आप लोगों को समझ भी आ गया होगा। सो गाइज, ठीक है, तो एंड मैंने एक प्ले लिस्ट और बनाई थी फास्ट एपीआई वाली, तो वो भी आप देख सकते हो, जिसमें मैंने आपको फास्ट एपीआई के बारे में बताया कि किस तरह आप एपीआई क्रिएट कर सकते हो, और एक मशीन लर्निंग का मॉडल भी डिप्लॉय किया था उसमें यूजिंग फास्ट एपीआई। और बेसिकली हमने एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट बनाया था, राइट, कैसे हम एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं, फिर मैंने एमएल मॉडल को डिप्लॉय किया था। ठीक है, तो वो वीडियो आप देख सकते हो, वो मैं आया तो आई बटन में ऐड कर दूंगा, या फिर आप प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हो। ठीक है,
सो इसी तरह बने रहिए मेरे साथ डेटा साइंस की जर्नी में। मैं मिलता हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सो सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो।